या गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। मैम आप लाइव है मैम, स्टार्ट कर दीजिए। Okay. Good morning, everyone. So today we are starting with our third unit on the wages and bonus of employees. So यहाँ पे आपके दो acts cover करेंगे हम, Payment of Wages Act and Payment of Bonus Act. I will be starting today with your Payment of Wages Act of 1936. Okay. So what the Payment of Wages Act is all about. This act ensures that wages payable to the employed persons covered by the act are dispersed by the employers within the prescribed time limit. So time limit के लिए adherence तो like we have seen in the case of EPF, pensions, ESI, टाइम लिमिट्स आर प्रिस्क्राइब फॉर एवरीथिंग. बट वो क्या थे, वो सैलरी के अलावा एड ऑन बेनिफिट्स थे एम्प्लॉयज़ के लिए, कि रिटायरमेंट के लिए था, पीएफ था, पेंशन थे आफ्टर रिटायरमेंट, या मेडिकल इश्यूज के लिए, एक्सीडेंटल केसेस में द एम्प्लॉयज़ नीडेड मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस स्कीम्स. बट वेजेस क्या है, वेजेस आर द सोल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मंथली इनकम फॉर ईच एम्प्लॉय. तो उसके केस में द गवर्निंग एक्ट इज योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और उसके लिए टाइम लिमिट से जो कंप्लाई करना एम्प्लॉयर्स के लिए है, दैट इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. इसीलिए कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में भी बोल दिया कि इंश्योर करना है दैट द एम्प्लॉयर्स आर डिस्पर्सिंग, यानी कि वो पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयड पर्सनस को उनकी जितनी भी वेजेस हैं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, that no other deductions other than prescribed by law are made. जैसे हमने केसेस में किया था कि जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है डिफरेंट स्कीम्स में, फॉर एग्जांपल जो फॉर ESI है, जैसे वो 0.75% कर रहे थे, तो दैट वाज आउट ऑफ द वेजेस. लेकिन क्या था कि कुछ केसेस में द कंट्रीब्यूशन वाज आफ्टर द वेजेस के अलावा जो कंट्रीब्यूशन होना है वो था, कि जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है प्रोविडेंट फंड में 12%, वो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो उसको एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके नहीं दे रहे हैं. तो लॉ में इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डिडक्शंस बोली गई हैं वेजेस में से, only those can be done. उनके अलावा the employer does not have a power to do any other deduction. The act regulates the payment of wages of certain classes of employed persons. तो जैसे हर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ी है कि फैक्ट्रीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, या लोकल काउंसिल्स हैं. सो एवरीबडी हैज़ द एम्प्लॉयज़, और जो भी एम्प्लॉयड जितने भी स्टाफ हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हैं या डायरेक्टली एम्प्लॉयर के अंडर आ रहे हैं, उन सब की जो वेजेस की पेमेंट्स हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी डन एज पर द prescribed limits in the payment of wages act. Okay, तो एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की? द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. It applies in the first instance to the payment of wages to persons employed in any factory, upon any railway by a railway administration, or either directly or indirectly or through a subcontractor, by a person fulfilling a contract with the railway administration, and persons employed in an industrial or other establishment specified in the act. तो क्या कह रहे हैं? Persons employed in any factory हो गई, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी स्टाफ इंक्लूड आ रहे हैं उनको कर लिया, और वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के अंडर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है जो हमने थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर्स पढ़ा था कि एक होता है कंपनी के अंडर जो उनका मेन CEO है, ओनर है, चेयरमैन है, उनके अंडर जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उसके अलावा उनकी कोई सब्सिडियरीज हैं या उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हायरिंग की है, वो केसेस में भी जो उनको वेजेस पे, उनके एम्प्लॉयज को वेजेस पे करेंगे, will also form part of this particular Wages Act 1936. Then what is the second part? Persons fulfilling a contract with the railway administration and persons employed in any industrial or other establishment specified in the act. यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल है या रेगुलर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, रेलवेज में है, किसी भी फैक्ट्री में है, और किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट which is specified in this act. Okay,
The next is the appropriate government. Appropriate government जो हमने हर बार किया है, कहीं कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होती है. The appropriate government may, after giving 3 months notice of its intention of doing so, by notification in the official gazette, extend the provisions of the act or any of them to the payment of wages to any class of persons employed in any establishment or class of establishments specified by the appropriate government. 3 महीने के अंडर मतलब कि गवर्नमेंट इफ इट इंटेंड्स टू डू सो, तो क्या है, गवर्नमेंट भी अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालने से पहले उससे पहले भी एक नोटिस आता है कि येस द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू दिस, कि हम सोच रहे हैं कि जो वेजेस एक्ट के प्रोविजंस हैं उसमें हम ये ऐड करेंगे, या फिर पहले इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज या इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज वेजेस एक्ट में नहीं कवर होते थे तो हम उनको कवर करेंगे. So that they can be employed in any establishment or class of establishments specified by the appropriate government. Okay. The next is the act applies to the wages payable to an employed person in respect of wage period if the wages for that period do not exceed rupees 24,000 per month. तो सीलिंग पता चल गई कि कोई भी एम्प्लॉई है जिनकी एक पर्टिकुलर वेज पीरियड यूजुअली 1 मंथ की सैलरी मैक्सिमम 24,000 होनी जो है, उनकी सारे रेगुलेशंस जो हैं वो वेजेस एक्ट के अंदर गवर्न होंगे. Or such other higher sum which on the basis of consumer expenditure survey published by the National Sample Survey Organization, the central government may after every 5 years specify or revise that. तो क्या होता है कि NSSO is a central government organization, National Sample Survey Organization. वो टाइम टू टाइम एक अपने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, सो दे विल सी कि अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कॉमन people in different categories, has it increased over time, or in which particular areas has it increased and in which particular areas it has gone down. तो उस cases में the जो NSSO है उनके service के basis पे central government after every 5 years it can also decide कि ये जो ceiling है wage की इसे revise करना है या नहीं. For example 24,000 से पहले 18,000 हुआ करती थी. I think this changed in 2017, I think, but it has been revised. So, ऐसे after every few years, the central government will notify in the official gazette once again कि we are extending the payment जो wage period के लिए per month है, we are extending the amount of wages payable to 24,000 per month now. तो उसके लिए you can see they are doing studies, service जो अपने NSSO है उसका use करके they will decide whether it wants to do that or not. Now, हम definitions करते हैं. Definition सबसे पहले भी हम appropriate government की बात कर रहे थे, तो once again railways, air transport, services, mines and oil fields से related कुछ भी establishment या factory है, in that case the acting government will the acting central government becomes the appropriate government in this regard. और इसके अलावा किसी भी फील्ड से रिलेटेड केसेस में एंड इन रिलेशन टू ऑल द अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके. एम्प्लॉयड पर्सन कौन होते हैं? इट इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयड पर्सन. तो एक तो एम्प्लॉयड पर्सन आपका एम्प्लॉय ही है. इंक्लूड्स बोल रहे हैं, सिर्फ मीनिंग नहीं बोल रहे हैं, इंक्लूड्स बोल रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की हमने जो पहले भी डेफिनेशंस की है ना, वो सारी कि उसमें पर्सन इज रेगुलरली वर्किंग in the establishment and field under the contract या through the subcontractor, वो सब employees हैं आपके, employed person बोल रहे हैं उनको. लेकिन it has also been specified in case of the death of that employee, उनके जो legal representative होंगे उनको भी same rights मिलेंगी as to the employed person. Now employer में कौन कौन आता है? The legal representative of a deceased employer, यानी कि आपके जो भी employer थे वो तो इंक्लूड होते ही हैं. In addition to that, it includes कि in case of the death of the employer, उनके जो legal representative होंगे, तो the legal representative of the deceased employer is also included in the definition of the employer. तो ये कई बार हो सकता है ना कि certain cases arise, certain problems arise, and suddenly the employer died or the employee has died.
तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस केस में हु विल बी एबल, स्पेशली इन केस ऑफ द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉयर, if some serious dispute is happening or some legal case is pending or anything which requires the presence of the employer, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर तो था ही नहीं जी, तो चलो इतने मंथ्स के लिए unless you are appointing a new person on that same designation, this problem will not be solved, या फिर ये केस जो है तब तक पेंडिंग रहेगा। ऐसा नहीं करता है। उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको एम्प्लॉयर मान के, तो कोई अगर उनको ऑर्डर साइन करना है किसी एम्प्लॉय के लिए, उनको कंपनी को कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, उन्हें फैक्ट्री का ही कोई काम करवाना है, फॉर ऑल दोज पर्पसेस the legal representative of the deceased person is also included in the definition of the employer as well as the employee. Okay, the next is factory. Factory का हमने पूरा मीनिंग पढ़ा था कि जो फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, यूजिंग द पावर एंड विदाउट पावर क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं, तो फैक्ट्री में उन सबको इंक्लूड किया गया है। फैक्ट्री डिफाइंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 and includes any place to which the provisions of that act have been applied. यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पे स्पेसिफिकली अगर स्पेशली भी अप्लाई हो रही है, वो स्पेशली अप्लाई वंस अगेन वो होता है ना, notification in the official gazette or the government has decided कि it will be implemented on that particular establishment or not, तो उनके ऊपर भी any place to which the provisions have been applied will also be included in the definition of a factory. अब इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट, हमने जो ये फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉरी दिस पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट, एक तो था फर्स्ट इंस्टेंस टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन रेलवे बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये रेलवे हो गया, और बाय पर्सन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब इंक्लूडेड है for railway administration and to persons employed in the industrial or other establishment बोला था। तो industrial और other establishment क्या होता है, वो भी एक्ट में it has been defined. What is it? It means any tramway service or motor transport service engaged in carrying passengers or goods or both by road for hire or reward. ट्राम सर्विसेज होते हैं जैसे जो कोलकाता में है, या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है विच इज कैरिंग पैसेंजर्स और विच इज सिंपली कैरिंग गुड्स, और या फिर दोनों बाय रोड फॉर हायर और रिवॉर्ड, यानी कि उनको या तो हायर किया गया है या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है टू डू दिस ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की बात हो रही है यार, एंड वो पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, एंड इट कैन बी एनी मोटर ट्रांसपोर्ट और अ ट्रामवे सर्विस। ठीक है, एक तो ये हो गया। द सेकंड पॉइंट इज एयर ट्रांसपोर्ट अदर दैन द सर्च सर्विस बिलोंगिंग टू और एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड in the military, naval or air forces of the union or the central aviation department of the government of India. एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड कर रहे हैं कि बाय एयर भी, कि पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, उनको भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन क्या बोला, अदर दैन सर्विसेज बिलोंगिंग टू और एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन द मिलिट्री, नेवी एंड एयर फोर्सेस, यानी कि जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी कंट्री की, मिलिट्री या आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स है, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एविएशन डिपार्टमेंट का कंट्रोल आता है, अगर उनके पर्सनल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उनसे रिलेटेड किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो गुड्स भी उनके हो सकते हैं। इफ दैट सर्विस एस्टैब्लिशमेंट इज फॉर दैट, तब उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल एयर ट्रांसपोर्ट है कि नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, नॉर्मल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो इंक्लूड होंगी, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। डॉक, वॉफ और जेटी, तो ये बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बता रहे हैं। इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल, वही शिप होती है। इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड और डिफरेंट उसमें टाइप्स की हो सकते हैं फंक्शनिंग वाले। द फिफ्थ पॉइंट इज माइन, क्वेरी और ऑयल फील्ड, तो हम जैसे बोलते हैं माइंस इंक्लूड होंगी, क्वेरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, ऑयल फील्ड्स, एंड देन प्लांटेशन, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांटेशंस में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है,
So we will assume they're talking about all kinds of plantations, workshop or other establishment in which the articles are produced, adapted or manufactured with a view to their use, transport or sale. जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है which is being used to create an article, वो एक इंटरमीडिएट गुड ही बना रहे हैं जो अपनी ही फैक्ट्री में किसी और चीज़ की प्रोडक्शन में यूज होगा, या फिर इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सेलिंग ओनली, या फिर उसको किसी दूसरे क्लाइंट को या फिर दूसरी फैक्ट्री में जाके ट्रांसपोर्ट करना है. तो इसमें एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इसमें एक नया आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और इट इज़ बीइंग अडेप्टेड, यानी कि एक मॉडिफिकेशन हो रही है विद अ व्यू टू देयर यूज, ट्रांसपोर्ट और सेल, becomes a industrial establishment which will be covered in the definition in the Payment of Wages Act. The next point is establishment in which any work relating to the construction, development or maintenance of buildings, roads, bridges or canals, or relating to the operations connected with navigation, irrigation or supply of water, relating to generation, transmission and distribution of electricity or any other power is carried on. तो यहाँ पे मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कवर कर लिया, क्या क्या कवर कर लिया, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, उनकी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी रेनोवेशन हो रही है, उनको एड ऑन उसमें कुछ काम करवाया जा रहा है, तो वो बिल्डिंग्स का हो रहा है, रोड का हो रहा है, कोई ब्रिजेस बन रहे हैं, कोई कैनाल्स बन रहे हैं, या फिर रिलेटिंग टू ऑपरेशंस कनेक्टेड विद नेविगेशन, इरिगेशन एंड सप्लाई ऑफ वाटर, पानी से रिलेटेड उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर और इट इज़ सिंपली वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं, और रिलेटिंग टू द जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का काम है अगर उसका इंडस्ट्री का, उस एस्टैब्लिशमेंट का, तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आउटपुट जनरेट करते हैं, या फिर उसको सिंपली ट्रांसमिशन का काम है, या फिर उसको दूसरे एरियाज तक डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर, तो मतलब वो बाकी भी कोई सोलर पावर, हाइड्रो पावर, इनसे रिलेटेड भी हो सकता है. अगर कुछ भी काम कर रहे हैं मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की बात हो रही है, इन सब में कोई भी अगर काम है, सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. Any other establishment or class of establishments which the appropriate government may, having regard to the nature thereof, need for the protection of persons employed. Sorry, इसका ये last line क्यों नहीं आ रहा? Okay, यहाँ से दिखा देते हैं. The last point is any other establishment or class of establishment which the appropriate government may, having regard to the nature thereof, the need for protection of persons employed therein, and other relevant circumstances specified by notification in the official gazette. यानी कि ये जो हमने 8 points ऊपर हैं, उनके अलावा भी अगर गवर्नमेंट वांट्स, यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट है, कि इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, या फिर जो भी उनका प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस एक्टिविटी है, बेसिकली देयर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड देयर इन, यानी कि वहाँ के जो वेजेस जो उनके जो एम्प्लॉयज को, जो वर्कर्स को जाती है, देयर इज अ नीड टू ब्रिंग देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. उन वर्कर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उन वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है. Then the central government can say or the state government can say that this particular factory or establishment will also be included, and तो वही करेंगे जो हमने देखा कि they will put a notification in the official gazette, उसमें date specify करेंगे that from this period here on this particular company has also been included for the purpose of the payment of wages in the industrial establishment. Okay. नेक्स्ट क्या है, माइनिंग का भी हमने कहा कि एक्टिविटी इंक्लूड कर रहे हैं, तो माइनिंग का मीनिंग उन्होंने स्ट्रेट अप बोला कि जो माइंस एक्ट है सेक्शन 19 उसका 1952 का, उसमें एक सेक्शन 2 है जहाँ पे माइन की डेफिनेशन बताई गई है, तो वो ही डेफिनेशन अडेप्ट कर लेंगे. सो दे आर सेइंग बेसिकली सेपरेटली कोई डेफिनेशन नहीं बनाएंगे. प्लांटेशन, द मीनिंग असाइन टू इट इन द प्लांटेशंस लेबर एक्ट, तो प्लांटेशंस का भी एक लेबर एक्ट है 1951 का, वहाँ पे plantations have been defined. So whatever is the meaning provided to the plantations वहाँ पे
वो उसको यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे. Railway Administration, the meaning assigned in the clause 32 of section 2 of the Railways Act 1989. क्योंकि ये सब चीजें हमारी देखो इसमें आई हैं, कहीं ना कहीं प्लांटेशन आई है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आई है. सो दे आर सेइंग इनके लिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव सेपरेट डेफिनेशंस. जो भी इनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, ये सारे भी एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं. तो यहाँ पे जो भी एक्ट में डेफिनेशन बताई गई है कि क्या क्या what all activities they have to do or they will be doing to classify to be called as a railway administration or a plantation or a mine, कितने employees होते हैं, so वो all are included, the meaning of the basic activity. तो वो उन particular respective acts की उनकी अपनी अपनी जो laws हैं, वहाँ जो definitions बताई गई हैं उनको ही include करेंगे. The next is wages. अब payment of wages act है तो wages की जो definition बताई गई, let's look into that. It means all the remuneration, whether by way of salary, allowances or otherwise, expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would, if terms of employment express or implied were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or work done in such employment. इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि एवरी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी है, अलाउंसेस, हमने बहुत सारे अलाउंसेस पढ़े हैं. डीएनएस अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, फूड अलाउंस हो सकता है, और जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो अगर उनको मॉनेटरी टर्म्स में इट इज केपेबल ऑफ बीइंग, इट इज आइदर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, या तो आउटराइट फिक्स्ड अमाउंट है या फिर मॉनेटरी टर्म्स में किसी ना किसी तरह से वो एड ऑन अलाउंस आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर फुलफिल्ड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. अब जो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो वहाँ पे एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, कुछ टर्म्स होते हैं. एक्सप्रेस तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसमें एग्जैक्टली लिखा है what is what and what will be included and what will be excluded. ठीक है. Implied होता है कि you are say employed in a particular factory on some designation and आपका ये काम है, आपको ये आप वर्कर हो स्टोर्स अकाउंट्स एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट में, तो अब उसमें कुछ चीजें हैं कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है या नहीं, ऑब्वियसली रखना है, आप स्टोर्स में हो तो, या फिर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो कंपनी ने आपको बोला हुआ है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो इट इज इम्प्लाइड कि वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम वो टाइम से पहुंच रहा है या नहीं, वो इम्प्लाइड चीजें ऐसे बोल रहे हैं. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कुछ भी जो काम करने के आपके रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इफ यू आर डूइंग सो दे आर फुलफिल्ड, तब दे आर सेइंग आप एलिजिबल हो जाओगे, द वेजेस विल बिकम पेएबल टू यू. तो क्या है उसके बाद, बी पेएबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अब क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, एनी रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. अगर कोर्ट में कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग थी कंपनी की तरफ से, कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी की तरफ से, और अब उसका रूलिंग आ गया है, तो रूलिंग में अब क्या हो रहा है, उसमें उन्होंने मान लो किसी वर्कर के साथ डिस्प्यूट था कोर्ट के अंदर, अब उन्होंने बोला है कि या तो कंपनी उनको वर्कर को रीपे करेगी या फिर अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हुई तो कहीं बोलते हैं ना रिफंड करना पड़ जाता है. तो इस केस में जो भी सेटलमेंट होनी है दोनों में दैट विल बी डन. तो इस केस में अगर कोई रेम्यूनरेशन पेएबल बन जाती है, अब वो कोर्ट डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हुई है या वो एम्प्लॉयर ने देना है एज एन अवार्ड टू दैट वर्कर, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया होगा या फिर कोई भी फाइनल सेटलमेंट हुई होगी, वो भी उनकी वेजेस में ऐड करके उनको दिया जाएगा. इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ देयर टोटल वेजेस, टोटल सैलरी. The next is any remuneration to which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period. ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी के रूल्स हैं, कितने आवर्स का कितने रेट के हिसाब से उस वर्कर को वो वेजेस देंगे, या फिर उनकी एक तो नंबर ऑफ हॉलीडेज भी स्पेसिफाइड होती है ना, कि वो पेड हॉलीडेज हैं कि साल में कितने दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, वो आप मेडिकल लीव ले रहे हैं, कोई कैजुअल लीव ले रहे हैं, तो उन वो भी वर्क की पेड लीव्स हैं. मान लीजिए कंपनी ने बोला है 20 लीव्स अलाउड हैं,
तो उन 20 लीव्स के लिए रेम्यूनरेशन उनको मिलेगा. इट्स नॉट लाइक वो डिडक्ट हो जाएगा. और एनी लीव पीरियड, तो जो भी लीव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, जितने भी नंबर ऑफ डेज के लिए रूल्स में स्पेसिफाइड है, उनको पेड लीव्स में इंक्लूड करके उस दिन की भी जो रेम्यूनरेशन बनती है वो उनको मंथ एंड सैलरी में उनको मिलेगी. Any additional remuneration payable under the terms of employment, whether called a bonus or by any other name. तो जैसे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वर्कर के ऊपर जैसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या फिर दिवाली बोनस मिलेगा, या फिर न्यू ईयर में बोनस मिलेगा, या कोई भी अलाउंसेस एक्स्ट्रा. अब या फिर जैसे मान लीजिए कंपनीज, अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द लास्ट 1 year 2 years सिंस दे वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल अलाउंस पे किया टू बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे नीडेड, कि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो एक्सेसरीज हैं किसी को यूज़ करने के लिए, उसके लिए कंपनी ने 1000 रुपीज़ जैसे एक्स्ट्रा दे दिए, वो एडिशनल रेम्यूनरेशन हो जाएगी. ठीक है, दैट इज़ वन एग्जाम्पल. Any sum which by reason of termination of employment of the persons employed is payable under any law, contract, or instrument which provides for the payment of such sum, whether with or without deductions, but does not provide for the time within which the payment is to be made. अब इसको भी ब्रेक करके we'll see. Always see, law में क्या होता है कि एक सेंटेंस में इट्स अ वेरी लॉन्ग 4-5 लाइन्स का ही होता है. So always try, आप उसको ब्रेक करके पढ़ के समझने की कोशिश करो. By reason of termination of employment of the person employed is payable by law under the law. आपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जॉब से, या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, तो लीगली जितना भी उसको उसकी सैलरी पे होनी है, या एंड ऑफ द जो भी उसके फंड्स थे अगर कोई भी कंपनी के अंदर, वो कुछ भी पे होना है, कोई एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी पे होना है अगर, तो all of that will also form part of the wages. Contract or instrument which provides for the payment of such sum. किसी भी अगर employment contract में लिखा है, किसी भी labor law में, that can be the payment of wages act, that can be any other industrial or labor law. As per that कि employee की employment खत्म होने पे कि उन्होंने जॉब छोड़ दी, उन्हें जॉब से निकाला गया है, so there are a lot of compensations, और जो आपके accumulated funds हैं जो आपको रीपे करने होंगे एम्प्लॉय को, किस हिसाब से करने होंगे, वेदर विद और विदाउट डिडक्शंस. उसमें से कुछ कटेगा, कुछ टैक्सेस कटेंगे, कोई फाइन्स कटेंगे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं PSI के या प्रोविडेंट फंड के या पेंशन के, वेदर विद और विदाउट डिडक्शंस, बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम विद इन विच द पेमेंट इज टू बी मेड. और इन सब चीज़ों को देना तो है, लेकिन इन लॉज में लिखा नहीं है कि कितने टाइम फ्रेम में देना है, तो इसीलिए इनको वेजेस के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है. अब we'll read it. Any sum which by reason of termination of employment of the person employed is payable under any law, contract, or instrument which provides for the payment of such sum, whether with or without deductions, but does not provide for the time within which the payment is to be made. तो ये सब चीज़ें देनी तो है कंपनी को, अपने एम्प्लॉय को या फैक्ट्री वर्कर को, लेकिन उनका इन पर्टिकुलर लॉज में स्पेसिफाइड नहीं है अगर कि कब तक टाइम लिमिट में देना है, तो उसको वेजेस एक्ट ने बोला है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, that you will include it in part of the final salary of that person to pay it off. Any sum to which the person is entitled under any scheme, okay, under any scheme framed under any law for the time being in force. यानी कि इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर कोई भी employee को there is some money which is payable to him by the employer, so that will also be done, that will also be included in the total wages for that particular worker or employee. Now अब wages में क्या include नहीं होता है, ये सब तो हमने बात कर ली, include होता है. Okay, अब wages में क्या include नहीं होता है? Any bonus whether under a payment of profit sharing or otherwise which does not form part of the remuneration payable under the terms of contract, terms of employment, or which is not payable under any award or settlement between the parties or order of the court. अब यहाँ पे क्या है, उस बोनस को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि कोई भी टाइप की अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम थी, उसको बोनस नहीं बोलेंगे, उसको
वेजेस में नहीं डालेंगे, which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment. जब भी कोई कंपनी या फैक्ट्री ज्वाइन करेगा तो उनका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. अगर उसमें ये प्रॉफिट शेयरिंग बोनस या स्कीम के बारे में कुछ स्पेसिफाइड ही नहीं है, वो कंपनी देगी या नहीं देगी इज अ सेपरेट इशू, लेकिन वो वेजेस में इंक्लूड करके नहीं देंगे. और विच इज नॉट पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यानी कि हमने यहाँ पे तो देखो बोला फर्स्ट पॉइंट में एनी रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई सम आ गया है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कोई कॉम्पनसेशन कंटिजेंट लाइबिलिटी थी जो आ गई उसका, बट इट इज नॉट. अब वही ना कि लॉ में मीनिंग देखेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर में तो नहीं लिखा है या कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट हुई है उसमें भी नहीं लिखा है, तो उसको देखेंगे कि पे करना है या नहीं, एंड वो किसी और फिर डेफिनेशन में कवर करके पे होगा इफ इट हैज टू बी पेड. बट उसको वेजेस की जो डेफिनेशन है उसमें से इंक्लूड नहीं किया है, उसमें से इट हैज बीन एक्सक्लूडेड. Second point is value of any house accommodation or of the supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service excluded from the computation of wages by a general or special order of the appropriate government. अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर बोला है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज के लिए जो वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, तो वो HRA हो सकता है, वो नॉर्मल हाउसिंग लोन से रिलेटेड कुछ हो सकता है. गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर बोल रहे हैं, जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोलेगी तब करेंगे ऐसा कि उसकी हाउसिंग की जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी, लाइट, वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज और एनी अदर फैसिलिटीज, तो जितनी भी यूटिलिटीज हैं उनकी सर्विसेज की जो मॉनिटरी अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं होगी, और एनी अदर सर्विस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेजेस. इन सबको अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है इनमें से कुछ भी या all of them will not form part of the wages for the particular employee. The third point is any contribution paid by the employer to any pension or provident fund and the interest which may have accrued thereon. अब देखो हम बात कर रहे हैं ना कि जो प्रोविडेंट फंड था या पेंशन फंड था, उन सब में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होते हैं एम्प्लॉयर को, वो एम्प्लॉय की वेजेस में से डिडक्ट नहीं कर सकते. तो अब उन्होंने जो वेजेस में जो एक्सक्लूजन्स हैं वहाँ पे दोबारा स्पेसिफाई किया है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड द इंटरेस्ट विच में हैव अक्रूड देयरऑन. कई बार जैसे एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, पेनल्टीज हैं, जो हमने वी स्टडीड ऑल ऑफ दैट, वो सब एम्प्लॉयर पे करेगा. he cannot recover any of that, he cannot deduct any of that from the wages of the employee. तो हमने इसीलिए बोला that they will not be included. ये जो कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं, अगर लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है और एनीथिंग एल्स, employer is not allowed legally to deduct it from the employee's wages. एम्प्लॉई की जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूट करना है कि इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसको वो वेजेस में से अलग से माइनस नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज इन एडिशन टू द वेजेस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन, तो मना कर दिया, वो चलो वेजेस में नहीं इंक्लूड होगा. कि कोई ट्रैवल कंसेशन अगर मिलता है फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या आप फैक्ट्री के किसी काम से किसी बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो उसके लिए कंपनी आपको कोई अलाउंस दे दिया है, रिकॉम्पेंसेट कर दिया, वो वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है, वो उसके अलावा है. ठीक है. Any sum paid to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment. जो आपका एम्प्लॉई है उसने कोई स्पेशल एक्सपेंसेस का खर्चा किया है, तो जो उसे करना पड़ता, जो वट एवर द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज, उसके अकॉर्डिंग कई बार हो रहा है ना कि मान लीजिए उन्होंने कोई ट्रिप लिया कंपनी का, कुछ ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट थी जिसके लिए करना ज़रूरी था, तो उस केस में बोलते हैं
कि he incurred an expense, he incurred a special expenditure, तो उनको वो मनी प्रोवाइड जो किया गया कंपनी की तरफ से उसको रिकॉम्पेंसेट करने के लिए, वो एक तरह से वो कॉस्ट एम्प्लॉय ने इनकर की है जो उसे करनी ही पड़ती, इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसका जो है अगर कंपनी उसको वापस दे रही है, सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डीफ्रे, कि उसने इट इज लाइक अ प्रोविजन व्हिच इज बीइंग फॉर द एम्प्लॉय कि आपने ये आप इस काम के लिए गए थे, उनके लिए मान लीजिए 500 रुपीज का उनका खर्चा हो गया अपनी पॉकेट में से, तो कंपनी उनको पे कर देगी। लेकिन ये नहीं बोल सकती कंपनी कि अच्छा तुम्हारी वेजेस में इंक्लूडेड है ये, तो नहीं, it is apart from the wages. Wages do not include in sum paid to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment, or any gratuity payable on the termination of the employment in cases other than those specified. Gratuity भी होती है कि आपने जॉब छोड़ दिया है, आप रिटायर हो गए हैं, तब आपको मिलती है, राइट? तो उसमें कितनी डिडक्शंस और कितना क्या होता है, दैट वो डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेस, या फिर अनलेस इट इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर फैक्ट्री और पर्टिकुलर काइंड ऑफ एम्प्लॉई, वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी उसके अलावा है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि वेजेस में क्या नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या वेजेस में काउंट होता है और क्या नहीं काउंट होता है। कोई भी कोर्ट के थ्रू कोई अवार्ड आया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट हुई है, वो वेजेस के अलावा मिलेगा। ठीक है, तो अनलेस स्पेसिफाइड है दैट इट इंक्लूड्स दैट रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्पेसिफाइड है तब इंक्लूड होगा, तो कब इंक्लूड नहीं होगा, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो फिर इंक्लूड नहीं होगा, तो उसके अलावा होगा। ठीक है, any remuneration to which he is entitled for overtime, holidays या leaves। ठीक है, ओवरटाइम की बात हो गई और छुट्टियों की बात हो गई। थर्ड है एडिशनल रेम्यूनरेशन, कोई भी टाइप का बोनस मिल रहा है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो, हर बार ना इंपॉर्टेंट ये है, रेम्यूनरेशन में बोनस की बात तो हम एक्सक्लूजन्स में भी कर रहे हैं कि अलाउंस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर ये स्पेशल एक्सपेंसेस का जो रिकॉम्पेंसेशन है वो नहीं, वो मिलेगा, तो स्पेसिफाइड है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर बोला गया है कि ये चीज़ें इंक्लूडेड है आपकी सैलरी में, तो फिर अलग से वो नहीं देंगे। अगर एक स्पेसिफाइड नहीं है तब तो वो वेजेस के अलावा बनेगा। इफ एनीथिंग इज टू बी पेड, इट विल बी, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000, उनको वो कोई बिजनेस ट्रिप के लिए गए जहाँ पे उसको जाने के लिए कंपनी उनको 1,000 रुपीज ट्रैवल अलाउंस दे रही है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर बोला गया है कि आपका एडिशनल रेम्यूनरेशन में ये ट्रैवल अलाउंस हम दिया करेंगे, तब वो अलग से नहीं मिलेगा। उन्होंने बोल दिया कि 15,000 में ही 1,000 रुपये इंक्लूडेड है, वहाँ पे लिखा नहीं है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, बट इट इज पेएबल, देना पड़ेगा उन्हें, तो वो सेपरेटली मिलेगा। The next is any sum which by reason of termination of employment of the person is payable under the law. Person has left their job or they've resigned from their job or the company has fired them due to any problems. तो उस केस में अब उनको जो भी पेएबल मनी होती है, उनकी एंड ऑफ सैलरी है या उसके अलावा भी कोई कॉम्पनसेशन है, जो उनके फंड्स एक्यूमुलेटेड थे उनका कॉम्पनसेशन करना है, तो ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वेजेस। एंड लास्टली एनी अदर स्कीम के अंडर which the employee is entitled to any sum, वो भी पेबल। और क्या क्या पेबल नहीं है, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, ग्रेचुइटी, इन सब से रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं वो वेजेस के, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। कोई भी गवर्नमेंट ने अगर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बोला है कि ये हाउसिंग वैल्यू, यूटिलिटीज़ की सर्विसेज, तो इन सब को वेजेस में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, जो तो नहीं करेंगे उन्हें इंक्लूड। वो सेपरेटली पे ऑफ होंगी या नहीं होंगी विल वेरी फ्रॉम द कंपनी पॉलिसी एंड एम्प्लॉय सिचुएशन। ओके, तो ये होती हैं आपकी वेजेस की डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। एवरी एम्प्लॉयर shall be responsible for payment of all wages required to be paid under this act to persons employed by him. रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पे ऑब्वियसली एम्प्लॉय की है तो नहीं होती है, एम्प्लॉय को तो मिलेगी सैलरी, एम्प्लॉयर की होती है। द फॉलोइंग पर्सन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपका जो अपने एम्प्लॉयर हैं इमीडिएट, उनके अलावा भी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हैज स्पेसिफाइड
and who can be an employer, yeah, who can be the person responsible for the payment of the wages. In factories, if a person has been named as manager of the factory, कई बार क्या होता है कि कोई भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में या ऑफिस में बोला जाता है कि यूजुअली फाइनेंस का स्टाफ देख रहा है या अकाउंट्स का स्टाफ देख रहा है सैलरी का काम, राइट? तो एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर सैंक्शन कर रहा है, लेकिन उनके अलावा मान लीजिए कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ और इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन, जैसे हमने बोला एम्प्लॉय में लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उनके इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन इंक्लूडेड है, तो अगर उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो उनके अलावा भी एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है that this person can be held responsible for the payment of the wages, क्योंकि यहाँ पे हम एक छोटे से अलग से कंट्रीब्यूशन की, प्रोविडेंट फंड की या पेंशन फंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल वेजेस, रेगुलर वेजेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस में डिफरेंट पर्सन्स को अकाउंटेबल कर सकता है, that they have to oversee the payment of wages, ठीक है? तो अब in case of factories, it is if a person has been named as manager of the factory, अगर कोई factory manager है, he or she can also be held responsible for the payment of the wages. In industrial or other establishments, a person responsible to the employer for supervision and control of the industrial or other establishments. रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, यानी कि एम्प्लॉयर आपका मान लीजिए एक हेड एम्प्लॉयर है, उसके अलावा आपकी फैक्ट्री का या आपके इंडस्ट्रियल जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ उनका काम, उनका जो सुपरवाइजर मान लीजिए, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर से ही है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल टू द पर्सन हु हैज एम्प्लॉयड हिम। तो इस केस में एम्प्लॉयर के साथ साथ ये पर्टिकुलर जैसे सुपरवाइजर मान लो, ठीक है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट द वेजेस आर पेड टू देयर वर्कर्स। इन रेलवेज अदर दैन इन फैक्ट्रीज, a nominated person by the railway administration in this behalf for the local area concerned. If आपने जैसे ये सुना होगा that बोलते हैं कि in India the railways is the biggest, one of the largest employers, ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड भी इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, इंडियन रेलवेज। तो अब उनके इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बोल रहे हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एरिया में उनकी वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या ऑफिसेज हैं, तो अदर दैन इन फैक्ट्रीज एक पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में कि दिस पर्सन विल बी इन चार्ज टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर एम्प्लॉयज इन दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया। तो ऐसे डिफाइन कर देंगे अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग नॉमिनेटेड पर्सन जिनको ओवरसी कर, बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ जिनको ओवरसी करना होगा the payment of the wages. Okay. In the case of contractor, a person designated by such contractor who is directly under his charge. तो जो हम बात करते हैं कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या बाय कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड है, तो अगर कोई बाय द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय किया गया है तो पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन हु इज डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज, तो जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी वर्कर्स गए हैं, he can also designate a person, एक जिनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप डायरेक्टली जो उनके अंडर आता है उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आता है, that he or she will oversee payment of wages is made timely to the workers or not. In any other case, a person designated by the employer as a person responsible for complying with the provisions of the act. इसके अलावा भी एम्प्लॉयर ने अगर डेजिग्नेट कर दिया है किसी को, मतलब कि जैसे हम बी केस में बोल रहे हैं कोई सुपरवाइजर है, या कॉन्ट्रैक्टर केस में बोल रहे हैं कोई पर्सन को नॉमिनेट कर दिया है, या रेलवेज में बोल रहे हैं नॉमिनेट कर दिया है, इनके अलावा भी एम्प्लॉयर ने अगर किसी पर्सन को नेम किया है दैट ही और शी दिस इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको पेमेंट ऑफ वेजेस का काम देखना है, जिसको वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के जितनी भी प्रोविजंस हैं उनसे कंप्लायंस टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं, सब कुछ चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने डेजिग्नेट कर दी एक पर्सन को, तो वो करेंगे। The person so named, the person responsible to the employer, the person so nominated or the person so designated as the case may be shall be responsible for such payment. तो देखो ये 5 कैटेगरीज में लोगों के नाम बताए
कि फैक्ट्री का मैनेजर हो गया, या एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल है वो, दैट द एम्प्लॉयर कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, वो हो गया। ये तो पर्सन जो नॉमिनेटेड, उसको नॉमिनेट ही किया है कि आप इस एरिया के एम्प्लॉयज का देखोगे, और द पर्सन जो डेजिग्नेटेड, कॉन्ट्रैक्टर ने या एम्प्लॉयर ने आपको बोला है वो काम के लिए, या फिर एज द केस में बी इन पांचों के कैटेगरीज में, इन दैट केस अदर दैन द एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर नहीं, नॉट द एम्प्लॉयर बट दीज पीपल, they will be responsible for the payment of the wages. Fixation of wage periods. A wage period be specified, obviously. Every person responsible for the payment of wages under Section 3 shall fix wage periods. In this act referred to as the wage period, in respect of which the wages will be payable. यानी के और wage period कितना है? It will not exceed 1 month. Wages Act में बोला है कि आपकी जो monthly salary बनती है उसको wage period बोलते हैं, ठीक है? वो 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि आपको एवरी मंथ अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अब वो आपका वेज पीरियड कितना है, वो 1 से 30 तारीख है, वो 15 से 15 तारीख है, वो 10 से 10 तारीख है। वेजेस एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसके अंडर, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय, ये वेज पीरियड फिक्स हो जाएगा। तो ये फिक्स कौन करेगा? ये एम्प्लॉयर फिक्स करेगा, लेकिन ऑब्वियसली अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस ये काम वही करेंगे। तो ये जो जितने भी हमने पर्सन रिस्पॉन्सिबल देखे, ये करेंगे ये फिक्सेशन ऑफ वेजेस पीरियड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अ वेज पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ, ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होता है कि आपको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना है ना अपने पर्सन को, अपने वर्कर को। वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स, मतलब कि आपकी कंट्री में जो भी करेंटली करेंसी चल रही है, जो अभी भी आपकी, उसके जो नोट्स और कॉइन्स हैं उसमें देना है। इट शैल बी पेड इन करेंसी कॉइन और नोट्स और इन बोथ, यानी कि अगर कैश में सैलरी दे रहे हैं तो ऐसे दे सकते हैं। Provided that the employer may, after obtaining the written authorization of the employed person, pay him the wages either by check or by crediting the wages in his bank account. So देखो, आपको पढ़ने में चीज़ बहुत unusual लग सकती है, that what are they saying कि coins और notes में दे दो, चेक से देना है या बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो उसकी रिटर्न लेटर से पहले परमिशन लोगे, उसके बाद ही करना अलाउड होगा। बिकॉज यू सी गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है दैट एवरी पर्सन शुड हैव अ बैंक अकाउंट। उससे पहले नहीं हुआ करते थे, आज भी नहीं है उन हर एक वर्कर के, या छोटे छोटे यू गो टू द रिमोट प्लेसेस, वहाँ नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो वेजेस पे काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, या फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, देयर इज अ गुड चांस दैट टुडे आल्सो दे गेट अ सैलरी इन कैश ओनली। तो इसीलिए बोलते हैं करंट करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसके नोट्स और कॉइन्स में दे रहे हैं सैलरी, या फिर obtaining the written authorization of the employed person, they can pay him the wages either by check or crediting the wages in the bank account. Written authorization कैसे होगी? वो terms of employment में लिख देंगे that yes, you will be paid the wages through check or by it will be transferred into your bank account. तो ये इसीलिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बिकॉज यू कैन सी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फ्रॉम 1936, इसीलिए इन्होंने इस टाइप का प्रोविजन इसमें ओवर द इयर्स आ रहा है, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दिस स्टिल ऐसा होता है, इट्स नॉट जस्ट अ रीसेंट फिनोमेना। ओके, सो नाउ आई कैन टेक अप ऑल ऑफ योर डाउट्स। व्हाट इज लिटिगेशन? लिटिगेशन होता है कोर्ट में ही जो पेंडिंग केसेस आ रहे हैं या कोई भी डिस्प्यूट है, इट्स लिटिगेशन इज बेसिकली अबाउट द लीगल मैटर्स। You don't understand the definition of wages capable of being so expressed. Capable of being so expressed कौन सा part है? Let me see. Why is this not? Okay, the second line. Whether by way of salary, allowances, or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed. यानी कि जो भी allowances जो भी उनको मिल रहा है ना,
वो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो ऑलरेडी मॉनेटरी वैल्यू है उसकी, या फिर केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, या फिर इट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बीइंग सो एक्सप्रेस्ड वो मनी के मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है कि या तो ऑलरेडी वो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइंड है, या फिर दैट पर्टिकुलर बेनिफिट इज सच कि हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि मेडिकल अलाउंस दे दिया, या फिर कार अलाउंस है, या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें स्पेसिफाइड हैं व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, एज लॉन्ग एज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हैं, राइट? तो अगर वो मॉनेटरी रिवॉर्ड है तभी तो वो वेजेस में इंक्लूड होगा ना। रिवॉर्ड के नाम पे आपने उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया और तालियां बजा दी, अप्रिसिएशन हो गई, ठीक है, दैट इज नॉट अ मॉनेटरी रिवॉर्ड, तो वो वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, that then it will form, so capable of being so expressed, वो मनी टर्म्स की ही बात हो रही है। और क्या है? मेरे पास तो बुक थी, मैं आपको आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, आप चेक कर लो। अलाउंस इंक्लूड है नहीं वेजेस में, सी डिपेंड करता है कौन से अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। अलाउंसेस में देखो उन्होंने बोल तो दिया कि ब्रैकेट में देखो बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंसेस और अदरवाइज, राइट? या फिर सी पॉइंट में बोला एडिशनल रेम्यूनरेशन बाय कॉल्ड एज अ बोनस और बाय एनी अदर नेम। ठीक है, उन्होंने बोला तो है कि इंक्लूडेड हैं, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा कि वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड अलाउंसेस हैं तो सही, बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंसेस और अदरवाइज। बस उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफाई कर दिया, जैसे डू नॉट इंक्लूड में ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए बोल दिया कि ट्रैवलिंग अलाउंस को वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, देना है तो अलग से देना होगा। या फिर सेकंड पॉइंट में बोल दिया हाउसिंग अलाउंस है, ये यूटिलिटीज़ के जो अलाउंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, रिकॉम्पनसेशन है, सब चीज़ें अलग अलग हैं, राइट? तो अगर स्पेसिफाइड है तो देंगे, स्पेसिफाइड नहीं है तो नहीं देंगे। वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक पर्सन की 15,000 सैलरी थी, अब उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा नहीं है कि अगर उन्होंने बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं स्पेशल, कोई उनको देना पड़ गया कॉम्पनसेशन, खर्चा अपनी पॉकेट से देना पड़ गया, तो वो अब उनको ये नहीं बोल रही कंपनी कि आपकी 15,000 सैलरी है ना, इसमें इंक्लूडेड है, नहीं, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर उन्होंने 1,000 रुपीज मान लो अलग से खर्च हुए हैं, द कंपनी विल पे इट टू देम इन एडिशन टू देयर वेजेस, एज वो अब किसी भी फॉर्म में दें या फिर ना ही दें, इट विल बी देयर डिस्क्रिप्शन, तो दैट वो देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर किसी पर्सन ऑन वेजेस किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं लास्ट में, आई डोंट अंडरस्टैंड सिद्धांत क्वेश्चन इज, किसी पर्सन ऑन वेजेस किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है लास्ट में, अगर वेजेस नहीं देता तो उस केस में जो वर्कर है कंपनी पर केस होगा या उस स्पेसिफिक पर्सन पे। सी प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, एम्प्लॉयर ने, आपका क्वेश्चन है एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं दी, ठीक है, तो एम्प्लॉयर के ऊपर होगा। लेकिन ऑब्वियसली जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपने काम ही नहीं किया या मेडिकल ग्राउंड्स पे का काम नहीं किया, लीव्स आपकी एक्सटेंड हो गई कि जितनी परमिसेबल लीव्स हैं उसके अलावा तो देखो वर्कर की तरफ से देखा जाएगा ये जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने अपना काम किया है नहीं फर्स्ट, या फिर जो अगर एम्प्लॉयर की बात है अगर वेजेस नहीं देता है तो उसमें केस तो बनेगा, द वर्कर कैन टेक दैट पर्सन टू द कोर्ट। तो स्पेसिफिक पर्सन यू आर आस्किंग कंपनी पे बनेगा, स्पेसिफिक पर्सन पे बनेगा। सी ही विल मूव, सिंपली मूव टू द कोर्ट कि हु विल बी रिस्पॉन्स दिस, मुझे तो सैलरी नहीं मिली है, मेरी प्रॉब्लम ये है। देन द कोर्ट विल सी कि अच्छा कंपनी में एम्प्लॉयर कौन है, अकाउंट्स हेड कौन है, फाइनेंस कौन देखता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजेस कौन है, देन द कोर्ट विल डिटरमाइन। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि अच्छा एक किसी पर्सनल ग्राउंड्स या पर्सनल ग्रजेस की वजह से सस्ते ने उन्होंने पेमेंट रोक दी थी, या फिर एक पर्सन की ऐसा नहीं, कंपनी ने तो अप्रूव कर दी थी सैलरी, लेकिन एक पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उस वर्कर को वो सैलरी, उस पर्टिकुलर वर्कर की सैलरी रह गई। ओके, द कोर्ट विल डिटरमिन हु इज रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस बता तो दी कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस, इस केस में ये रिस्पॉन्सिबल है। तब वो ये चेक करेंगे कि
हर इंडिविजुअल उसमें डिटरमाइन होगा कि कंपनी की गलती है या इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की गलती है, एंड अकॉर्डिंगली द पेनल्टीज विल बी चेक्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस क्लियर नहीं हुआ? In terms of salary, their time foundation with the companies there. Yes, there is a time foundation. हमने check किया ना, fixation of wages में, fixation of wage period है कि a wage period cannot exceed 1 month. तो तब उनको सैलरी देनी है 1 महीने बाद, 1 महीने के खत्म होने पे. कब देंगे? सॉरी, कौन डिसाइड करेगा ये वेज पीरियड? ये डिसाइड करेगा ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल. समबडी इज आस्किंग कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं हो रहा क्लियर. सो लेट्स सी इट वंस अगेन. देखो, एम्प्लॉयर होता है मेनली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉइज. ठीक है. The law is saying the following persons are also responsible for the payment of the wages. यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या फिर फैक्ट्री में उसके अलावा अगर बोला एक फैक्ट्री का मैनेजर है, उसकी किसी भी वर्कर को एम्प्लॉय उसमें प्रॉब्लम है तो वो होगा. इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट केस में पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल. यानी कि आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें आपने एक सुपरवाइजर बनाया हुआ है जो उसकी एक्टिविटीज ओवरसी कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट. रेलवेज के केस में बोल रहे हैं हर लोकल एरिया का एक नॉमिनेट कर दिया है पर्सन हु हैज टू ओवरसी पेमेंट ऑफ वेजेस. कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी किसी को अपॉइंट कर सकता है कि आपका काम है कि आपको इनका वेजेस का ही पार्ट चेक करना है, या फिर किसी और पर्सन को एम्प्लॉयर ने ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. इन सब दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द वेजेस. ओके, इट्स नॉट लाइक वो कोई पर्सनल अपने फंड्स में से थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं, वो तो कंपनी का पैसा, कंपनी की तरफ से उनको सैलरी देनी है. बट दीज आर द पीपल हु हैव टू चेक ऑन थिंग्स, जिनका काम है एक्चुअली इंश्योर करना कि जो वर्कर है, जो आपका डेली वेजर है या जो भी पर्सन है, उनको सैलरी, उनकी वेजेस उनकी मिल रही है. दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी ना. एम्प्लॉयर, इफ इट इज अ बिग फैक्ट्री, बिग एस्टैब्लिशमेंट, दे हैव मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स, सो दे, व्हाट इज द सिलेबस जो हम कर रहे हैं, सब कुछ सिलेबस का ही पार्ट है. आई कैन नॉट टेल यू एग्जाम के बारे में ये तो ना विशाल. मोड ऑफ पेमेंट में एम्प्लॉयर बैंक में क्रेडिट किसी भी टाइप ऑफ पेमेंट से कर सकते हैं मैम. एग्जाम्पल यूपीआई, एनईएफटी. हाँ, कर सकते हैं. मैंने आपको इसीलिए एग्जाम्पल दिया ना कि इट्स अ वेरी पेक्यूलियर थिंग फॉर अस टू सी कि वो मोड ऑफ पेमेंट में बोल रहे हैं कैश में, करेंसी नोट्स में और कॉइन्स में दे सकते हैं. इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर अस टू सी कि अच्छा अगर आपको बाय चेक देना है या बैंक अकाउंट में देना है तो आप उसकी परमिशन ले लो. बिकॉज हम यही बोल रहे हैं दैट यू आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द अर्बन एरियाज, यू आर टॉकिंग अबाउट द remote areas, the rural areas, semi-urban areas where all the labor is not literate enough, या फिर not everybody has a bank account. Now the government has done a lot of work to ensure every person has a bank account, every person is able to operate one bank account. फिर भी हो सकता है किसी का नहीं है अगर, या फिर है भी तो ये एक्ट में रूल्स तो पहले से आ गए ना. 1936 का एक्ट आप ये सोचो, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अच्छा आप ये भी कर सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 इन द फिक्सेशन ऑफ वेजेस पीरियड? सेक्शन 3 आपका एक इसका रूल है. इट इज वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस की, एक्चुअली सेक्शन 3 में पेमेंट ऑफ वेजेस की बात होती है. तो उन्होंने इसी उसके लिए बोल दिया दैट इट इज इंक्लूडेड एवरी पर्सन इज दिस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये सेक्शन 3 में बता देते हैं. अलग अलग सेक्शंस होते हैं. मैं हर बार आपको सेक्शंस लिखवाती नहीं हूँ, इसीलिए दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. आपको सेक्शंस रिमेंबर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें याद होना. तो जो पर्सन, सेक्शन 3 इज द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस की पूरी बात की गई है. ठीक है. एनी अदर डाउट? Okay, so if there are no more doubts, we'll wind up for today then. इस चैप्टर को, इस यूनिट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड we'll proceed with the payment of wages act. पहले wages act खत्म करेंगे. I hope there are any और कोई doubts नहीं है इसमें. क्लियर कर लिया हमने, वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो. बेसिकली
ये तो बता ही देते हैं कि एक एम्प्लॉयर एक कंपनी का हर चीज नहीं देख सकता, तो दे आर डेजिग्नेटेड सर्टेन पीपल कि आप ये काम देखो। डेजिग्नेट नहीं कर रहे तो एक्ट में बता दिया है कि अच्छा फैक्ट्री में कोई मैनेजर है तो वो भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन में काउंट होगा वेजेस के रिगार्ड में, राइट। और इसमें वेजेस की डेफिनेशन आपको बहुत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो वी हैव डन द जनरल डेफिनेशंस आपने आती हैं जो हमने पुराने एक्ट्स में भी कर ली हैं। ओके, so that's all for today. We'll meet in the next class and we'll continue this unit. Thank you.